हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए डीडीए जेई में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, टोटल पेपर आपके 12 हुए थे, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन एक एक करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपका पूरा वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। जिस क्वेश्चन के पीछे जितना रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको बताएंगे। तो एक एक चीज़ों को पूरी बारीकी से आपको बताएंगे इस लेक्चर में। आज हम जो पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं वो 29 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में, उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाएगा। फिर टॉपिक को कैसे पढ़ना है ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आप सभी के लिए यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस भी कर दी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसकी वीडियो चैनल पर है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एक एक करके सारे पेपर की यहाँ पर कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारे डीडीए जेईई प्रिपरेशन इस साल के लिए कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसमें टोटल 110 टेस्ट हैं, 40 सब्जेक्ट वाइज हैं सिविल के, 15 आपके रीजनिंग के हैं, 15 जीके के, 15 मैथ के और 15 इंग्लिश के टेस्ट हैं। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ, थोड़ा सा स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा जो है स्लो सैंड फिल्टर का परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को बता रहा है। इट रिमूव्स अबाउट 98 to 99% बैक्टीरिया। कह रहा है कि यह आपका 98 to 99% बैक्टीरिया का रिमूवल करता है। इट रिमूव्स टर्बिडिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 50 ppm। कह रहा है कि ये 50 ppm तक आपकी टर्बिडिटी को रिमूव करता है। इट डज नॉट रिमूव कलर ऑफ रॉ वाटर। कह रहा है कि ये आपके रॉ वाटर के कलर को रिमूव नहीं करता है। और फोर्थ दे रहा है इट रिमूव्स अबाउट 95% कोलाइडल मैटर। ओके, मतलब ये आप 95% कोलाइडल मैटर को रिमूव कर देता है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर हमने दोनों स्लो सैंड फिल्टर को भी दे रखा है और रैपिड सैंड फिल्टर को भी दे रखा है। अब यदि हम जब बात करते हैं हमने स्लो सैंड फिल्टर की, तो स्लो सैंड फिल्टर में, ठीक है, तो जो हमारा जो कोगुलेशन होता है, ठीक है, इसमें प्लेन सेडिमेंटेशन होता है और इसमें कोगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको सेडिमेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें कोगुलेशंस की, आपकी फ्लोकुलेशंस की जरूरत होती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं साइज ऑफ ईच यूनिट की, तो ये आपका लार्ज आपका 30 मीटर टू 60 मीटर होता है और एरिया इसका 100 to 2000 मीटर स्क्वायर होता है और ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। इसकी बात करते हैं तो इसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है, जो कि आपकी 5 मीटर टू 8 मीटर होती है। एरिया इसका लेस देन 100 मीटर स्क्वायर होता है और ये भी मोर फ्लेक्सिबल होती है। ये लेस फ्लेक्सिबल और ये आपका मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं यदि फिल्ट्रेशन की, तो इसकी फिल्ट्रेशन जो है 100 to 200, ठीक है, 1 आवर पर मीटर स्क्वायर की फिल्ट्रेशन है। इसकी 3000 to 6000 है। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा छोटा हो गया। हाँ, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर अपने 1 सेकेंड, यदि हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात कर ली, एफिशिएंसी की यदि हम बात करें अपने, तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूवल में हेल्प आपका करता है, बट ये आपका कलर रिमूवल में लेस इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। यदि रैपिड सैंड फिल्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका लेस एफिशिएंट होता है बैक्टीरिया रिमूवल में, 80 to 90% बैक्टीरिया का रिमूवल करता है। बट यदि आप कलर रिमूवल की बात करें तो इसमें ये ज़्यादा आपका एफिशिएंट होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट की बात कर ले इसमें, तो इसमें जो है आपका टर्बिडिटी का रिमूवल जो होता है 50 ppm तक होता है और इसमें आपका टर्बिडिटी का 35 ppm तक होता है। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत चीज़ आपको बता दी है, तो क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है 98 to 99% बैक्टीरिया रिमूवल, ये बात सही है। कह रहा है इट रिमूव्स टर्बिडिटी टू एक्सटेंट ऑफ 50 ppm, ये भी बात सही है। कह रहा है इट डज नॉट रिमूव कलर ऑफ रॉ वाटर, ऐसा नहीं है, रिमूव करता है बस, बट ये आपका लेस करता है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है इट रिमूव्स 95% कोलाइडल मैटर, ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो 1 और 2 जिसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वाइल विच है WHICH, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड इज इनकरेक्ट। यहाँ पर
वुड की या टिम्बर की जो हमारी सीजनिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जब स्ट्रक्चर में इसकी प्लेसमेंट करते हैं अपने टिम्बर की, जिसका हमने आपका सीजनिंग कर रखा है, तो कह रहा है कि वो श्रिंकेज और वार्पिंग जो होती है वो उसमें रिड्यूस हो जाती है। कह रहा है इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। कह रहा है कि हमारा जो वुड है जिसका हमने सीजनिंग कर रखा है उसकी कह रहा है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा कह रहा है इंक्रीज इट्स वेट, कह रहा है इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। और चौथा कह रहा है मेक इट डिफिकल्ट टू पेंट। अब यदि हम बात करते हैं सीजनिंग की, सीजनिंग क्या होती है? ठीक है, सीजनिंग आपका वह प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं अपने फ्रेशली कट जो ट्री होते हैं, ठीक है, उनमें से अपने डिजायर्ड लेवल तक, जिससे आपको कंस्ट्रक्शन में यूज में ला सकें, मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं। अब इससे क्या क्या इफेक्ट होता है? यदि हम मॉइस्चर को यहां से सीजनिंग करके रिड्यूस कर रहे हैं तो पहली बात इसमें ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंगी जो होती है उसके लगने के चांसेस इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात हार्डनेस, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक शॉक, ये भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वाटर का रिमूवल हो गया है, तो ये भी इंक्रीज होगा। और बात करते हैं तो ये वर्केबल हो जाएगा, ठीक है, पेंटिंग के लिए आपका फिट हो जाएगा क्योंकि एक समान हो जाएगा तो उसमें वाटर भी नहीं रहेगा, तो पेंटिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्रैकिंग और वार्पिंग भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो डिक्रीज हो जाएगा, वेट इसका डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहां पर जिस सीजनिंग की बात करें, कह रहा है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, यहां पे इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट कौन सा है। रिड्यूस श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, ये भी हमारा सही है। इंक्रीज इट्स वेट, नहीं, ये वेट को डिक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेक इट डिफिकल्ट टू पेंट, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही ऑप्शन क्या हो जाए जिसमें 1 and 2 हो? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ए रेक्टेंगुलर कॉलम, 1 सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर कॉलम इज 150 मीटर 150 mm and 100 mm thick and carries a load of 150 kilonewton at eccentricity of 10 mm in a plane. Bisecting the thickness, find the maximum and minimum of stress in the section. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में करते समय हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, बाद में जब टाइम मिले तो ऐसे क्वेश्चन को करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में जो है टाइम टेकन होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, जिस पर 150 mm, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है आपका, डायमेंशन 150 एंड 100 mm थिक। कह रहा है कि 150 किलोन्यूटन का इस पे लोड लग रहा है और इसकी एसेंट्रिसिटी है वो 10 mm पे है, ठीक है। और ये बाइसेक्टिंग किसके थिकनेस के अकॉर्डिंग बाइसेक्टिंग में वर्टिकली बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए आपको क्या बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस बात करते हैं। तो आपको यदि हम बात करें सिग्मा मैक्सिमम की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है सिग्मा बेंडिंग प्लस सिग्मा आपका कॉम्प्रेशन। अब सिग्मा बेंडिंग की बात यदि हम करते हैं तो क्या होता है, सिग्मा बेंडिंग हमारा MY/I, M/Z भी लिखते हैं, क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्लस P/A। और यदि ये मिनिमम की बात करता तो ये माइनस कर देते हैं, चलिए आगे करेंगे उसको भी। तो यहां पर M की वैल्यू क्या होती है, M को यदि बात करें तो ये होता है P इंटू E। अब यहां पर P हमारी कितनी दे रखी है, तो 150, तो 150 इंटू 10⁻³ चेंज कर लेते हैं, इंटू E की वैल्यू 10 है, ओके। और Y अब थिकनेस के अकॉर्डिंग कट कर रहा है Y, तो हमारा Y कितना हो जाएगा 150 अपॉन, ठीक है, 150/2 Y के लिए हम लेते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम से लेते हैं तो 150/2 में 75 अपॉन I, BD³ 12 से I निकाल लेंगे। तो यहां पर थिकनेस से कर रहा है मीन्स वर्टिकली, तो हमारा B हो जाएगा 100 इंटू 150³ / 12 प्लस फिर P आपका लोड जो दे रखा है 150 इंटू 10⁻³
अपॉन एरिया ले लेते हैं, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा 100 इंटू 150। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारी आएगी 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 10। ये हो जाएगा हमारा 12 MPa 14 MPa 14 मेगा पास्कल। अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर तो यहीं से हमको मिल गया कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए मिनिमम भी फाइंड कर लेते हैं। तो मिनिमम जब बात करते हैं सिग्मा मिनिमम की, तो वो होता है सिग्मा बेंडिंग माइनस सिग्मा कंप्रेशन। अब एक चीज आप याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन डीडीए ने पूछ रखे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन डीडीए में बनता है। ठीक है, तो 4 वैल्यू तो निकाल ही रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 मीन्स कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्निश ए सरफेस। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि आपका कौन सा जो है आपका किसी सरफेस के वार्निश में काम में नहीं आता है। ये आपका कह रहा है टू प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन। ओके, कह रहा है कि आपका जो है जब आप वार्निश कर देते हैं किसी सरफेस की, ठीक है, तो वो क्या करता है, पेंटेड सरफेस को एटमॉस्फेरिक जो एक्शंस हैं उससे, जैसे मान लीजिए आपका विंड है, आपका वाटर रेनफॉल है, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कह रहा है टू ब्राइटन द अपीयरेंस ऑफ ग्रेन इन वुड। ठीक कह रहा है जो वुड में हमारे ग्रेन है उनको ब्राइटन कर देता है, उनके अपीयरेंस को। सी कह रहा है टू इनहांस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ पेंटेड मेटल। कह रहा है पेंटेड कोई मेटल को यदि हम पेंट कर दिए हैं तो उसके एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहा है। और कह रहा है टू रेंडर ब्रिलियंसी टू पेंटेड सरफेस। ठीक है, कहा पेंटेड सरफेस को रेंडर कर दे रहा है ब्रिलियंसी को। यदि हम बात करते हैं, कह रहा है कौन सा जो है ऑब्जेक्ट इसका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट इसका नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है टू प्रोटेक्ट पेंटेड सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन, ये बात सही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एक्शन से प्रिवेंट करता है, ये बात सही है। ठीक है, कह टू ब्राइटन द अपीयरेंस ऑफ ग्रेन इन वुड, ये भी बात सही है। ये आपको कोई एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। टू रेंडर ब्रिलियंसी ऑफ पेंटेड सरफेस, तो ये भी आपका सही है। तो आपका करेक्ट कौन सा जो है वार्निश के लिए आपका नहीं है ऑब्जेक्टिव, ये। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड सेटिस्फाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो इन एन ओपन चैनल। ठीक है, कह रहा है कि ओपन चैनल में यदि हम सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका कंडीशन सही होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जब हम सुपर क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल फ्लो की बात करते हैं, तो हम जब ओपन चैनल फ्लो में इसको डिफाइन करते हैं तो वो हम फ्रॉड नंबर के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको किससे करते हैं, तो फ्रॉड्स नंबर के द्वारा। फ्रॉड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला आप बता सकते हैं, क्या होता है, v/√2g। अब यदि बात करते हैं यहां पर, यदि क्रिटिकल फ्लो है फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होगी, यदि सब क्रिटिकल है तो उसके लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और यदि सुपर क्रिटिकल है तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सुपर क्रिटिकल के लिए कह रहा है व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए चैनल, ठीक है, इफ डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए चैनल इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ एंड फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये बात सही है। इसमें तो पहले ही एक स्टेटमेंट आपको सही मिल गया है। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंड फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ये भी नहीं। तो आपको डायरेक्टली मिल ही चुका है कि आपका जब ग्रेटर देन 1 होता है आपका फ्रॉड नंबर, ये होता है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर, हम थोड़ा सुपर कर लेते हैं। कह रहा है आपका क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉम्प्रेशन स्पेसिमेन हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 mm² एंड सेक्शनल मॉडुलस ऑफ 200 mm³ कैरीज ए लोड ऑफ, यहाँ पर जो है लोड 10 किलोन्यूटन शायद है, छूट गया है, लोड ऑफ, ठीक है, 10 किलोन्यूटन का शायद इसमें लोड आपका क्वेश्चन में होगा, अभी वो यहाँ पे
छूट चुका है, ठीक है। लोड ऑफ 10 है या 100 किलो न्यूटन का लोड है, 100 लोड आपका सेक्शन लोड जो है 100 किलो न्यूटन का है, या छूट गया टाइपिंग में, 100 किलो न्यूटन एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 10 mm एज शोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। अभी क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, यहाँ पर बस सर्कुलर के लिए पूछ रखा है, यहाँ पर भी आपको पता है क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम को पूछ रहा है, तो सिग्मा मैक्सिमम हमको बताना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस दे रखा है तो m/z ले लेते हैं, m/z प्लस p/a, ठीक है। अब m की वैल्यू p इंटू ई आपको पता है, तो 100 इंटू 10⁻³ चेंज कर लेते हैं, इंटू ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एसेंट्रिसिटी 100 mm² की एसेंट्रिसिटी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी सेक्शन मॉडुलस का 10 mm, सॉरी 10 mm का एसेंट्रिसिटी दे रखी है। सेक्शन मॉडुलस की यदि बात करते हैं तो 200 दे रखा है, प्लस p, तो p आपका वही 100 दे रखा है, इंटू 10⁻³ अपन एरिया की यदि बात कर लेते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 का दे रखा है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5000, और इसको सॉल्व करते हैं तो 1000, ये आपका होगा 6000 न्यूटन पर mm², 6000 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following condition is valid in the case of flow through parallel pipe, ठीक है। यदि आपका किसी पैरेलल पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसके लिए कौन सा केस कह रहा है यहाँ पर वैलिड होगा। ऑप्शन दे रखा है, द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन द मेन लाइन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्चार्ज इन ईच ऑफ द पैरेलल पाइप, ओके। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मेन लाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी इन ईच ऑफ द पैरेलल पाइप। चलिए एक बार देख लेते हैं हम पैरेलल पाइप्स के लिए, ठीक है, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। यदि हम बात करते हैं जब भी आपका कोई फ्लूइड पैरेलल पाइप में, ठीक है, पैरेलल पाइप होता क्या है, ठीक है, तो आपका पाइप होता है, पाइपलाइन होता है जो कि 2 या मोर देन 2 डिफरेंट साइज के पाइप में आपका डिवाइडेड होता है। जब उसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो पाइप बनता है उसको हम कहते हैं पाइप इन पैरेलल, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं कनेक्टेड पाइप की, तो इनमें डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज जो पाइप का होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ डिस्चार्ज इन ईच पाइप, ठीक है। ईच पैरेलल पाइप में जो डिस्चार्ज होगा उसका सम टोटल डिस्चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। और यदि बात करते हैं तो इसमें यदि हम लॉस की बात करें, हेड लॉस की बात करें, तो वो पैरेलल पाइप्स में सेम होता है, ठीक है। और इसको फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, Q²/A/D पे पावर 5/A इक्वल टू, यदि B है, 2 ही पाइप हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं। यदि हम स्टेटमेंट्स पे अपने जाते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो वैलिड है, कह रहा है द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन द मेन लाइन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्चार्ज इन ईच ऑफ द पैरेलल पाइप, जो गलत है, इक्वल होता है। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मेन लाइन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपका दे रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ वेलोसिटीज इन ईच, नहीं वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। द लॉस ऑफ हेड इन ईच पैरेलल पाइप इज डिफरेंट, नहीं, वो लॉस जो होता है वो सेम होता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग। द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन द मेन लाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्चार्ज इन ईच ऑफ द पैरेलल लाइन, आपको बताया Q इक्वल टू, यदि Q इक्वल टू QAB प्लस QBC, मीन्स यदि पैरेलल पाइप्स में डिस्चार्ज का सम जो होता है मेन पाइप के डिस्चार्ज के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें ऑल द फॉलोइंग्स आर द एजम्पशंस मेड इन टरजागीज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन एक्सेप्ट। कह रहा है कि आपका यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है टरजागीज के कंसोलिडेशन थ्योरी की दे रखी है, कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि इनमें से क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, कौन रॉन्ग होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में यही है, किसी छोड़कर सारे स्टेटमेंट सही है तो वही कौन सा रॉन्ग होगा। कह द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है सॉइल की, वो इंटायर पीरियड में, ठीक है, ऑल पॉइंट्स पर क्या होता है आपका
वेरी करता है। दूसरा कह रहा है द सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड, मींस सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड होता है। तीसरा कह रहा है द सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, सॉइल आपका होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होता है। कह डार्सी लॉ इज वैलिड थ्रू आउट द कंसल्टेशन प्रोसेस, कह रहा है कि थ्रू आउट द कंसल्टेशन प्रोसेस आपका डार्सी लॉ वैलिड होता है। चलिए यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि हम एजम्पशंस की बात करते हैं चर्जागी की कंसोलिडेशन थ्योरी की, ठीक है, तो पहली बात सॉइल आपका होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात सॉइल पार्टिकल और पोर वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। जब फ्लो आपका वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ पोर वाटर जो है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। कई चीजें जो आप देख सकते हैं, परमिबिलिटी जो होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द आपका थिकनेस, ठीक है, आपका परमिबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने, इतनी चीजें आपको बता दी। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल वेरी नहीं करती, सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ये बात सही है। सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये भी बात सही है। और ये डार्सी लॉ की वैलिड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कौन सा जो है नहीं है, तो ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज, ठीक है, आपका एक दे रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर, ठीक है। डिटरमाइन क्या करना है, शियर फोर्स इक्वल टू 0। अच्छा, कहाँ पर आपका शियर फोर्स जो है 0 हो जा रहा है, यही आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअल में बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं, तो पहले यहाँ पर ए दे रखा है, 1 सेकेंड, ए 10 किलोमीटर। चलिए आर ए प्लस आर बी पहले निकाल लेते हैं। आर ए प्लस आर बी रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 2, या कोई यूडीएल रखा है 2 मीटर तक, तो कितना हो गया 20 किलो न्यूटन का रिएक्शन आ गया 20 का, ठीक है। अब आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आर ए निकाल लेते हैं, क्या होगा, आर ए इंटू 2 प्लस 4 5, आर ए इंटू 5 माइनस डाउनवर्ड है तो माइनस 10 इंटू 2 इंटू इसका आधा 1 प्लस 2 मीन्स 3, तो इसका आधा 3 बराबर 0। यहाँ से आर ए फाइंड कर लेते हैं। तो यदि फाइंड करेंगे तो आर ए की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 12 किलो न्यूटन। आर ए आ गया 12 किलो न्यूटन, ठीक है। और बात करते हैं अब आर बी की, तो आर बी हमारी मिल जाएगी कितनी, 20 में 12 घटा देंगे तो 8 किलो न्यूटन की आर बी मिल गई। चलिए अब इसका हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो ये रहा हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड, ये लगा इस पे, ये हमारा 1 मीटर के बाद 2 मीटर तक हमारा यूडीएल लगा है। तो ये हमारा 2 मीटर का यूडीएल, 2 मीटर तक यूडीएल लगा है कितने का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर की, ठीक है। कितना, ये आपका 2 मीटर है। चलिए ये हो गया ए सी डी और बी। चलिए इसका बनाते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, तो यहाँ पर कितना रिएक्शन है हमारा, आर ए पर 12 का, चलिए पॉजिटिव है, ये गया 12, ओके। अब ये यहाँ पर लीनियर आएगा यहाँ तक। अब यहाँ से लोड चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्स पर कितना आ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शियर फोर्स कितना आएगा, तो आपका 12 प्लस 10 टू 20, तो ये ऊपर नीचे है तो माइनस वाला आएगा, 12 माइनस 20 मीन्स माइनस 8 किलो न्यूटन का यहाँ लग रहा है शियर फोर्स एक्स एक्स पर। तो ये आपका माइनस पे आ जाता है यहाँ तक, ओके, माइनस आ गया। चलिए अब क्या आ रहा है अगला आपका, यहाँ से फिर माइनस जाएगा जहाँ तक यूडीएल लगा है, और यहाँ से हमारा आके 8 तक यहाँ आ गया। चलिए ये कितना है 12, और ये है हमारा 8 का, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 12 का, और ये हमारा हो गया 8 इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है आपका डिस्टेंस, आपका फाइंड करना है किसका, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से बताना है आपका शियर फोर्स का डिस्टेंस जहाँ पर 0 हुआ है,
एक्चुअली ये आपको वाई डिस्टेंस मान लेते हैं, ये आपको फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगुलर के सिमिलरिटी का रूल ले लेते हैं, इसके ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, सिमिलरिटी का रूल लेकर इसको फाइंड कर लेते हैं। यहां तक क्या आ जाएगा 12, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x है, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन x, 12 अपॉन x हो जाएगा, इस 12 अपॉन सॉरी कितना 8 है ना, 12 अपॉन 8 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा x अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है 2 है ये टोटल, या 2 माइनस एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, ये सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 मीटर। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 411.1 है, 1986 द स्पेसिंग ऑफ मेन होल्स above may be allowed on straight runs for sewer of diameter above 900 to 1500 mm, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 4011, ठीक है 1986, आपका मेन होल की एक्चुअली स्पेसिंग पूछ रहा है, यदि वो स्ट्रेट रन कर रही है सीवर के लिए और डायमीटर सीवर की 900 टू 1500 mm दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हम IS कोड देखते हैं 4111.1 1986 में जाकर वहां पर 3.2.2 में भी दिया हुआ है आपका, यदि आपका मेन होल्स की स्पेसिंग जो है 90 टू 50 मीटर रखते हैं, ठीक है 90 टू 150 मीटर किसके लिए रखते हैं, जब आपका जो है 900 टू 1500 mm डायमीटर होता है आपका सीवर का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 टू 150 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिक्स्ड बीम shows in the figure carries a point load, what are the fixed end moment MAB ओके, यहाँ पर एक फिक्स्ड बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि मूवमेंट एट AB और मूवमेंट एट BA आपका क्या होगा। चलिए यदि बात करते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट, आखिर फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आपका जब भी हमारा बीम जो है अपने एंड पर फिक्स्ड हो, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है रोटेट नहीं कर सकता है, तो वहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट इंड्यूस्ड होता है सपोर्ट्स पे, उस बेंडिंग मूवमेंट को हम कहते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ठीक है। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट यदि यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसके लिए MBA की बात करते हैं तो PAB² और MAB की बात करते हैं तो PABL², ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारा सही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, तो हमारा सही ऑप्शन 1 सेकंड, सही ऑप्शन तो ये मिल गया, ऑप्शन नंबर ए WAB², हाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट 25% एंड फ्लो इंडेक्स 12%, इफ द प्लास्टिक लिमिट इज 15%, डिटरमाइन द टफनेस इंडेक्स, ठीक है। आपको टफनेस इंडेक्स फाइंड करना है, लिक्विड लिमिट दे रखा है, फ्लो इंडेक्स दे रखा है, आपका प्लास्टिक लिमिट भी दे रखा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अपने क्या बात टफनेस इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो अपना टफनेस इंडेक्स जो होता है, टफनेस इंडेक्स वो क्या होता है, टफनेस इंडेक्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन, ठीक है, आपका फ्लो इंडेक्स। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, तो यहां से हम बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट मीन्स 25 माइनस 15 अपॉन फ्लो इंडेक्स दे रखा है कितना हमारा 12% मीन्स 0.12, 12% मीन्स 0.12, 25% इसको चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं तो आपका 10% आएगा। तो 10% यदि है तो इसका मतलब 0.1
अपॉन 0.12 सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 83.33%। मीन्स इसको सॉल्व करते हैं 0.833 मीन्स 83.33%। 83.33%। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 फॉर ए कैंटिलीवर बीम द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री end of the cantilever to the lateral assistant shall not exceed where D is effective depth of the beam and B is the width of compression member। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एज पर IS 456 कोई कैंटिलीवर बीम है, उसके लिए क्लियर डिस्टेंस आपका फ्री एंड से आपका पूछ रखा है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहा है कि लेटरल रेसिस्टेंस आपका कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एज पर IS 456 हम यदि स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, तो यदि सिंपली सपोर्टेड के लिए बात करते हैं तो ये आपका मिनिमम होता है किसमें से 60B और 250B स्क्वायर अपॉन डी, और कैंटिलीवर की बात करते हैं तो 25B और 100B स्क्वायर डी में से जो भी मिनिमम वैल्यू आती है। तो ये किसके लिए पूछ रखा है क्वेश्चन, तो हमारा कैंटिलीवर के लिए पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा कैंटिलीवर के लिए 25B या 100B स्क्वायर अपॉन डी, 25B और 100B स्क्वायर अपॉन डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक ओके फॉलोइंग रॉक टाइप्स बिलोंग्स टू इग्नियस रॉक ग्रुप। ठीक है, इनमें से कह रहा है कौन सा जो है रॉक आपका इग्नियस रॉक है। चलिए यदि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं अपने रॉक की, देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। यदि हम बात करते हैं तो इसको क्लासिफाई किए इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हम ये जियोलॉजिकल बेस पर कर रहे हैं। अब इग्नियस में भी इंट्रूसिव होता है और एक्सट्रूसिव होता है। सेडिमेंट्री को भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं आपका। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, इन सब चीजों में हम डिवाइड कर लेते हैं। यदि बात करते हैं मार्बल की, ठीक है, तो मार्बल क्या है आपका मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। सिस्ट की बात कर लेते हैं तो सिस्ट भी आपका मेटामॉर्फिक जो कि फोलेटेड होता है। ठीक है, ये नॉन फोलेटेड होता है और ये फोलेटेड होता है। सेल की यदि हम बात कर लेते हैं तो सेल हमारा क्या है, सेल हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। और यदि हम बात करते हैं अपने जो है राइलाइट की, तो ये आपका इग्नियस में भी आपका कौन सा रॉक है, तो इग्नियस में ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ इग्नियस रॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द कंटूर मैप शोन इन द फिगर। ठीक है, कह रहा है कि ये कंटूर मैप जो है फिगर में दे रखा है, ये किसको बता रहा है, डिप्रेशन, वैली, रिज, सैडल। डिप्रेशन को भी नहीं बता रहा है। डिप्रेशन में क्या होता है, अंदर की ओर हमारा जो है वो वैल्यू कम आने लगता है। ठीक है, वैल्यू को भी नहीं बता रहा है, भी कर्व तो बता नहीं रहा है, रिज को भी नहीं बता रहा है, यू कर्व का। ये एक्चुअली बता रहा है सैडल को। सैडल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, सैडल आपका लोवेस्ट एरिया होता है। ठीक है, सैडल इज द लोवेस्ट एरिया बिटवीन टू हाईलैंड्स। ठीक है, दो हाईलैंड्स के बीच का, दो पीक्स के बीच का जो लोवेस्ट एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सैडल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैडल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट व्हेन एक्सपोज्ड टू ए सी कोस्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशन जो दे रखा है आपका सी कोस्ट से आपका एक्सपोज्ड है, तो उसके लिए पूछ रहा है आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनवायरमेंट दे रखा है, यहाँ पर एक्सपोजर कंडीशन दे रखा है। ठीक है, यदि माइल्ड है, माइल्ड का मतलब आपका कॉन्क्रीट सरफेस है वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर होगा एग्रेसिव कंडीशन के। ठीक है, आपका एक्सपेक्ट आपका कोस्टल एरिया। यदि मॉडरेट है तो मॉडरेट में क्या होगा, कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड होगा सीवियर रेन से और फ्रीजिंग से। यदि बात करते हैं सीवियर की, सीवियर कंडीशन में यदि हम बात करते हैं तो उस पर क्या होता है, ओकेजनली फ्रीजिंग हो जाती है, अल्टरनेट वेटिंग होती है, ड्राइंग होती है। तो ये जो होता है और कोस्टल इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है अपना कॉन्क्रीट, वो होता है सीवियर। वेरी सीवियर की बात कर रहे हैं तो अपना कॉन्क्रीट सरफेस सी वाटर के लिए एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, और यदि एक्सट्रीम की बात करते हैं तो वो आपका जो भी सॉलिड एग्रेसिव केमिकल होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, टाइडल जोन में होता है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो हमारा कह रहा है जो है वो केस दे रखा है आपका एक्सपोज टू सी कोस्ट। इसका मतलब ये आपका सीवियर कंडीशन है। अब सीवियर कंडीशन में यदि बात करते हैं,
ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, तो सीवियर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड आपकी रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो आपका M30 होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका M30। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे फॉर डिस्चार्ज Q द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज NS फॉर हाफ डिस्चार्ज विद द सेम हेड द स्पेसिफिक स्पीड विल बी। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड एक्चुअली आपको पूछ रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है और पंप की स्पेसिफिक और जो पंप की स्पीड है वो भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछ क्या रखा है फॉर हाफ डिस्चार्ज। क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो ज्योमेट्रिकल, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंप होता है उसकी स्पीड होती है। ठीक है, जो कि आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपका पर सेकंड कितना मीटर जो हेड दे सकता है। ठीक है, वो आपका क्या करता है स्पेसिफिक स्पीड। और स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/Q/h⁴। ठीक है, और यदि बात करते हैं अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाफ के लिए कह रहा है, तो वो आपका इसको यदि हम हाफ के लिए रख देते हैं, डिस्चार्ज को हाफ करके रखते हैं, तो ये आता है NS1/√2। ठीक है, आपका NS/√2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा द थियोडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन ए वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है आपका थियोडोलाइट को हम क्या कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में हम क्या कर रहे हैं टेलीस्कोप जो है उसको रिवोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, कौन सा थियोडोलाइट होता है। ठीक है, कह रहा है टिल्टिंग थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट और डंपी लेवल। एक्चुअली जब हम यदि बात करते हैं अर्लियर स्टेज में जब आपका थियोडोलाइट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, तो उस समय लॉन्ग टेलीस्कोप होते हैं जिसके कारण ये 180 डिग्री आपका जो है रोटेट आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं हो पाते थे। बट यदि जब आगे हम गए तो हमने क्या किया टेलीस्कोप के साइज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। जब टेलीस्कोप की साइज जो है वो रिड्यूस हो गई, शॉर्टर हो गई, तब हमारा जो टेलीस्कोप होता है वो 180 डिग्री जो है कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, तो यदि हम बात करें वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो ऐसे थियोडोलाइट को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे थियोडोलाइट को हम कहते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456/2000। इजी क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा FCR इक्वल टू 0.7 √FC की वैल्यू दे रखी है √25 ना 3.5 आएगा Nm/mm²। सही ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन ए रेक्टेंगुलर लेमिना इमर्ज्ड इन वाटर एट डेप्थ ऑफ 75 mm वर्टिकली, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द लेमिना। ये भी आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, सेंटर ऑफ डेप्थ पूछ रखा है आपका किसी लेमिना का। ठीक है, सेंटर ऑफ डेप्थ पूछ रखा है और क्या दे रखा है डेप्थ 75 mm का यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यदि इसके लिए हम सेंटर क्या पूछ रखा है आपका डेप्थ दे रखा है, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रखा है, तो आपका यदि किसी लेमिना के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो होती है वो रेक्टेंगल के लिए क्या होती है 2h/3। आपको पता है वर्टिकली है तो 2h/3, 2 × 75/3 कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 5 15 25 दूनी 50 mm। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एज पर IS 800/2007। ठीक है, तो एज पर IS 800/2007 आपका स्टील मेंबर के लिए आपका कौन सा लोड का कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट इसमें से करेक्ट नहीं है। करेक्ट डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड प्लस विंड प्लस अर्थक्वेक लोड, डेड लोड प्लस विंड और अर्थक्वेक लोड, ओके, डेड लोड इरेक्शन लोड और डेड लोड इम्पोज्ड लोड। करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एज पर IS 800/2007 यदि देखते हैं तो आपका लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, कभी भी आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों एक साथ नहीं आ सकता है।
कभी भी आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ नहीं आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन रॉन्ग मिल गया, ठीक है, यही रॉन्ग मिल गया। दूसरा आपका डेड लोड विंड लोड हो सकता है, डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड ये भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस इम्पोज लोड का भी करेक्शन हो सकता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एस्फाल्ट इज, अच्छा बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट इनकरेक्ट, थोड़ा सा छूट गया टाइपिंग। कह रहा है एस्फाल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, बात सही है। जब हम बात करते हैं एस्फाल्ट की, तो एस्फाल्ट की मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो आपकी जो क्रूड पेट्रोलियम होती है उसके डिस्टिलाइजेशन के कारण होता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। कल टॉर इज मैन्युफैक्चर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यही बात सही है। टॉर का भी जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं उसके डिस्टिलाइजेशन से करते हैं। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ स्टील मेंबर्स ऑलवेज इन टेंशन देन अदर देन प्री टेंशन मेंबर। ओके, यहां पर कह रहा है मैक्सिमम इफेक्टिव आपका सिलेंडरनेस रेशियो आपके स्टील मेंबर के लिए पूछ रखा है, जो कि ऑलवेज आपका टेंशन में है, ठीक है, अदर देन आपका प्री टेंशन मेंबर, ठीक है। तो यदि बात करते हैं एक्चुअली सिलेंडरनेस रेशियो क्या होती है, ठीक है, तो ये आपका रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर मेंबर्स के कंडीशन दे रखे हैं, यदि आपका टाई मेंबर है जिस पर रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस आपका ड्यू टू एक्शन ऑफ लोड, चाहे विंड लोड हो चाहे अर्थक्वेक लोड हो, तो उसके लिए सिग्मा मैक्सिमम 180 होता है। यदि आपका कोई मेंबर है उस पर नॉर्मली, जैसे टाई मेंबर है, कोई मेंबर है टाई मेंबर के रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है, और उस पर रिवर्सल हो रहा है आपका स्ट्रेसेस का, ठीक है, आपका ड्यू टू अर्थक्वेक और विंड लोड, तो उसके लिए सिग्मा आपका लैम्डा की जो है मैक्सिमम की वैल्यू 350 होती है। और यदि ऑलवेज टेंशन में तो उसकी वैल्यू 400 होती है। तो ऑलवेज टेंशन में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इन द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कोर्स ग्रेन सॉइल कॉम्प्रेस, ठीक है, यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्वेश्चन पूछ रखा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो एज पर इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड हम कोर्स ग्रेन सॉइल को भी कैटेगराइज जो करते हैं उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है, बोल्डर क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्टिकल होता है, ये भी आप कोर्स ग्रेन है जिसकी साइज जो होती है 300 mm से ज्यादा होती है, ठीक है। यदि कोबल की बात करते हैं तो कोबल की साइज क्या होती है, वो आपकी 80 mm से 300 mm के बीच होती है। ग्रेवल की साइज जो होती है 4.7 mm से 80 mm तक होती है। और सैंड जो होती है उसकी साइज जो होती है आपकी 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक। सिल्ट और क्ले ये दोनों आपके फाइन ग्रेन सॉइल हैं, ये कोर्स ग्रेन सॉइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो जिसमें आपको कह रहा है कौन कौन सा है, तो जिसमें आपका यदि सिल्ट आ जाए और क्ले आ जाए तो वो तो फाइन ग्रेन होगा, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो आपका यदि देखते हैं तो बोल्डर, कोबल, ग्रेवल एंड सैंड ये आपका कोर्स ग्रेन है। बाकी सब में जिसमें सिल्ट आ गया, क्ले आ गया, सिल्ट ये भी है, तो ये सब आपके फाइन ग्रेन में आ गए। तो ये आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू विच टाइप ऑफ प्लेन टेबल मेथड डज द गिवन प्रॉब्लम बिलोंग, कह रहा है कि इनमें से कौन से प्लेन टेबल के मेथड में आपका गिवन प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन दे रखा है ट्राइवर्सिंग, इंटरसेक्शन, रेडिएशन, रिसेक्शन। ओके, कह रहा है एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेशन पॉइंट यूजिंग 2 पॉइंट एट ए प्लेस इन ऑर्डर टू लोकेट मिसिंग डिटेल, ठीक है। कह रहा है आपका कोई मिसिंग डिटेल, कोई डिटेल मिस हो गया है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इन 2 पॉइंट के बीच एक न्यू स्टेशन हम बना रहे हैं। ये किस में हम करते हैं, ठीक है, ये हम किस टाइप में करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो एक्चुअली जब हम रिसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, रिसेक्शन मेथड की बात करते हैं, हम रिसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, तो कोई यदि मिस हो गया हमारा लोकेशन तो हम क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में अपने स्टेशन को बनाते हैं और वहां से उसको स्टेब्लिश करके देख लेते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
व्हेन द मेराइन डिपोजिट आर अंडर ए वेरी लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, कह रहा है आपका कोई मेराइन डिपोजिट है जो कि आपका लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर में है, तो कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर करेक्ट होगा। कह रहा है इट हैज लो इफेक्टिव स्ट्रेस एंड हाई शियर स्ट्रेंथ। कह रहा है इसके पास लो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा और हाई शियर स्ट्रेंथ होगा। कह रहा है इट हैज लो इफेक्टिव स्ट्रेस एंड लो शियर स्ट्रेंथ, इट हैज हाई इफेक्टिव स्ट्रेस एंड लो शियर स्ट्रेंथ, इट हैज हाई इफेक्टिव स्ट्रेस एंड हाई शियर स्ट्रेंथ। ओके, अब यदि हम बात करते हैं आपका कोई मेराइन डिपोजिट है, ठीक है, जो कि आपका हाई वाटर के डेप्थ में हुआ है, तो क्या होगा उस समय, तो उस पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके इंक्रीज के प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण उस पर उसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा डिपोजिट का। ठीक है, क्यों होगा इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस? क्योंकि वहां पर पोर्शन पर जो टोटल स्ट्रेस है, ठीक है, वो शियर स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा, और शियर स्ट्रेंथ जो है हमारी इसके कारण लो हो जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट हैज लो इफेक्टिव स्ट्रेस एंड लो शियर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रस शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ फिगर में एक ट्रस दे रखा है, बताना है आपको कौन सा ये ट्रस है। ऑप्शन दे रखा है स्पेस ट्रस, डेफिशिएंट ट्रस, रिडंडेंट ट्रस, परफेक्ट ट्रस। ओके, यदि हम ट्रस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका परफेक्ट ट्रस किसे कहते हैं? परफेक्ट ट्रस जब आपका m+3 = j, मीन्स मेंबर में 3 जोड़ते हैं तो ज्वाइंट में 2 गुणे के बराबर ये होता है। अब इसमें भी कई है, इम्परफेक्ट ट्रस में रिडंडेंट ट्रस आता है, तो यदि रिडंडेंट ट्रस की बात करते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस की बात करते हैं, तो यदि रिडंडेंट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है ट्रस की, m+3 इज ग्रेटर देन 2j, और डेफिशिएंट की यदि बात करते हैं तो m+3 इज लेस देन 2j। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि मेंबर कितना दे रखा है। ठीक है, तो मेंबर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो m = 5 है। ओके, m हमारा कितना है, 5 है यहाँ पर। और यदि हम बात करते हैं ज्वाइंट्स कितने हैं, चलिए अब ज्वाइंट्स को भी देख लेते हैं, तो m एक्चुअली m कितना है, 1 2 3 4 5 6, ओके सॉरी, m 6 है, ज्वाइंट्स जो है वो 5 हैं। ठीक है, ज्वाइंट्स जो है हमारे वो 5 हैं। चलिए तो m+3, तो m+3 निकालते हैं, m+3, तो m+3 कितना हो रहा है हमारा, तो m की वैल्यू कितनी है, 6 + 3 9 आ गया। j को देख लेते हैं, ठीक है, तो j हमारा कितना, 2j हम लेते हैं, 2j देख लेते हैं, 2 × ज्वाइंट मीन्स 5 to 10। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यदि हम देखें तो क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, m+3 इज लेस देन आपका 2j, और इस प्रकार के ट्रस को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंट ट्रस, सॉरी डेफिशिएंट ट्रस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which type of shear failure does the failure surface not extended up to the ground surface when a strip footing rests on loose and soft clay? कह रहा है कि यदि आपका कोई आपका, ठीक है, कोई आपका स्ट्रिप फुटिंग है वो लूज एंड सॉफ्ट क्ले पर रेस्ट कर रहा है, कह रहा है कौन सा टाइप का फेल्योर जो होगा उस पर आपका, यदि मान लीजिए कि ग्राउंड सरफेस पर एक्सटेंड नहीं करता तो कौन सा फेल्योर होगा। ओके, कह रहा है लोकल शियर फेल्योर, जनरल शियर फेल्योर, मरहाफ्स फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर। ठीक है, यदि हमारा कोई, ठीक है, यदि कोई हमारा फाउंडेशन है जो कि आपका लूज सॉइल के सपोर्ट में है, ठीक है, तो उस पर फेल्योर सरफेस की बात करें तो वो जो फेल्योर लगता है उस फेल्योर को हम कहते हैं पंचिंग शियर फेल्योर। ठीक है, उसमें जो फेल्योर होता है उसको हम कहते हैं पंचिंग शियर फेल्योर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीन्स CPCB, ये इसका भी एक नॉर्म्स आता है, इसकी भी अपनी एक कोड है। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ 3 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट 27 डिग्री सेल्सियस इन वेस्ट वाटर एफ्लुएंट व्हेन डिस्चार्ज इनटू एन इनलैंड रिवर ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, कह रहा है आपका एज पर CPCB मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है आपका क्या होगा
3 डेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 27 डिग्री पे हो रहा है और उसको हम क्या कर सके, अपने रिवर स्ट्रीम में फ्लो करा सके। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका परमिसिबल वैल्यू जो है वो आपका होता है 30 mg/लीटर। इसकी नॉर्म्स है, इसकी नॉर्म्स का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसमें से सभी को देख सकते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IS 456/2000 what is the recommended value of effective length of RCC compression member of unsupported length that is effectively held in position and restrained against rotation at one end and the other restrained against rotation but not held in position। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्टली कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, कह रहा है कि आपका कोई RCC ठीक है कॉम्प्रेशन मेंबर है, उसका इफेक्टिव लेंथ आपको बताना है क्या होगा यदि वो, कंडीशन क्या है उसका, आपका जो है इफेक्टिवली हेल्ड है पोजीशन में और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एक एंड के लिए, और दूसरे एंड के लिए बात कर रहा है कि रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है बट हेल्ड इन पोजीशन में नहीं है। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है हमारी, जो एल की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो वो आती है हमारी 2.0 एल। ये आपको कोडल प्रोविजन में जाकर देख सकते हैं 2.0 एल आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द लेवलिंग विथ इट्स एप्लीकेशन टाइप ऑफ लेवलिंग। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन और टाइप दे रखा है। टाइप ऑफ लेवलिंग दे रखा है सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, और यहाँ प्रोसेस दे रखा है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इस सिंपल लेवलिंग की हम बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं अपने सिंपल लेवलिंग की, तो सिंपल लेवलिंग क्या होता है, जब आपका when the difference of level between 2 point is determined by setting the level instrument। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं कि यदि अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करके, ठीक है, उनके बीच की डिफरेंस जो होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, उस तरह की लेवलिंग को हम कहते हैं सिंपल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है, यदि आपका 2 पॉइंट्स के बीच में यदि कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, ठीक है, तो उनके बीच के एलिवेशन को जो हम फाइंड करते हैं वहां की लेवलिंग को आती है डिफरेंशियल लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, तो फ्लाई लेवलिंग होती है वो आपका बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क को फाइंड करने के लिए जो हम लेवलिंग करते हैं वो आपकी फ्लाई लेवलिंग होती है। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होती है, तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए हम ट्रांसवर्स लेवल्स लेने के लिए प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सिंपल लेवलिंग, अब देखते हैं सिंपल लेवलिंग के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल लेवलिंग की यदि बात करते हैं, व्हेन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट डिटरमाइंड बाय सेटिंग द लेवल इंस्ट्रूमेंट मिडवे। तो इसके लिए आपका पहले के लिए बी, चलिए मिल गया। दूसरा डिफरेंशियल लेवलिंग की यदि हम बात करते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए बात कर रहे हैं तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट्स इन लार्ज, जो ऑब्स्टेकल वाली बात आ गई, यहाँ पर डी मीन्स इसके लिए डी आ गया, तो बी और डी, पहला का बी और दूसरा का डी, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग ए बेस विड्थ ऑफ 100 mm एंड हाइट ऑफ 150 mm इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 15 kN। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रखी है। मीन्स टाउ के, यदि हम टाउ मैक्स की बात करते हैं, क्या होता है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स जो होता है, यदि ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, तो ट्रायंगल के लिए हमारा 4/3 टाउ एवरेज, 4/3 टाउ एवरेज की बात करते हैं तो क्या होता है वी यू अपन एरिया, ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू वी यू की वैल्यू 15 किलो न्यूटन दे रखा है, तो 15 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल न्यूटन में तो निकालना नहीं है, चलिए 15 हो जाएगा, हमको मेगा पास्कल में ही फाइंड करना है। 1 सेकेंड, चल 15 रखा करें, अपॉन हाफ इंटू 100 इंटू 150, 100 इंटू 150, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 3 मेगा पास्कल। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इंडेंट ऑफ फ्रॉग इन ए स्टैंडर्ड मॉडुलर बर्न्ट क्ले ब्रिक। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडुलर बर्न्ट क्ले ब्रिक के लिए आपको फ्रॉग का साइज पूछ रखा है। ठीक है,
फ्रॉग की साइज यदि हम बात करते हैं अपने ब्रंट क्लेवरिक के लिए, तो साइज ऑफ फ्रॉग 100 mm इंटू 40 mm इंटू 10 mm रखते हैं। यदि डेप्थ की बात करते हैं फ्रॉग की, तो वो 10 mm टू 20 mm डेप्थ रखते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following theorems states that if a beam has n supports, the end bending fixed, then the number of equation required to determine the, ठीक है, support moments may be obtained from the consecutive pair of spans। ओके, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट या थ्योरम बताता है कि यदि, ठीक है, आपका कोई बीम है जिसके नंबर ऑफ सपोर्ट्स n है, ठीक है, एंड जो है उसका एंड पर जो है बेंडिंग फिक्स्ड है, ठीक है, और कह रहा है द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सपोर्ट मूवमेंट। अच्छा, सपोर्ट मूवमेंट के लिए आपको डिटरमाइन करने के लिए, मूवमेंट ऑफ इक्वेशन के लिए यदि हम स्पैन्स के कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स को लेते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये थ्योरी जो होती है, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ रखा है। तो ये थ्योरी जो होती है हमारी, इसको हम कहते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम, ठीक है, इसको कहते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम, उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 135 डिग्री 30 मिनट, व्हाट इज द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन? अच्छा, 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट दे रखा है, तो वेस्ट के लिए दे रखा है, तो यदि ये आपका ट्रू बेयरिंग जो है हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। यदि आपका ईस्ट के लिए कहते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और वेस्ट के लिए कहता है डिक्लिनेशन तो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट के लिए कहा तो निगेटिव लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? ट्रू बेयरिंग इक्वल टू, ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लिनेशन, तो 135 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री 15 मिनट। सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? इसको सॉल्व करते हैं तो 130 डिग्री 15 मिनट। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ फॉर्म वर्क रिक्वायर्स ए मैक्सिमम स्ट्रिप टाइम ऑफ 14 डेज, ठीक है, इनमें किस फॉर्म वर्क के लिए मैक्सिमम स्ट्रिपिंग टाइम जो है 14 डेज के लिए होता है? तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म वर्क्स होते हैं जिसके लिए डिफरेंट टाइमिंग दे रखे हैं रिमूवल के लिए। तो यदि ऑप्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉप्स ऑफ बीम स्पेनिंग ओवर 6 मीटर, प्रॉप्स ऑफ स्लैब स्पेनिंग ओवर 4.5 मीटर, सॉफ्ट फॉर्म वर्क ऑफ टू स्लैब और सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू द बीम, ठीक है, 14 डेज के लिए रिमूवल की बात करता है। तो यदि हमारा ये आप देख सकते हैं, यदि वॉल कॉलम्स की बात करते हैं तो 1 to 2 डेज होता है, स्लैब के लिए 3 डेज होता है, बीम सॉफिट के लिए 7 डेज होता है। यदि रिमूवल ऑफ प्रॉप स्लैब की बात करते हैं और स्पैम, यदि आपका स्पैम जो है 4.5 मीटर तक है तो 7 डेज, और यदि 4.5 मीटर से ज्यादा हो गया तो 14 डेज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रॉप्स टू स्लैब स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स टॉर्जन जनरली ऑकर्स इन कॉम्बिनेशन विथ, ठीक है, यदि हम अपने रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम की बात करते हैं तो टॉर्जन कब ऑकर करता है? तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन किसका होता है? तो फ्लेक्चर मींस बेंडिंग और ट्रांसवर्स शियर, दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा टॉर्जन अकर करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्चर एंड ट्रांसवर्स शियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अपग्रेड ऑफ 2% इज फॉलोड बाय ए डाउनवर्ड of 2% and the rate of change of grid is 0.4% per 100 मीटर the length of vertical curve। ओके, वर्टिकल कर्व की आपको यहाँ लेंथ पूछ रखा है। क्या होता है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व? लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व मींस एल की यदि हम बात करते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है टोटल, ठीक है, वो क्या होता है आपका टोटल ग्रेड 2 माइनस कितना हो जाएगा? टोटल ग्रेड की बात करते हैं, यदि टोटल ग्रेड, 1 सेकंड, टोटल ग्रेड निकालते हैं कितना 2 है, माइनस होता है कितना डाउनवर्ड देगा? -2 का डाउनवर्ड है तो -2 कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, 4 बाई आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना दे रखा है आपका? 0.4%, 0.4, ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मीटर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 41 पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है, किसी सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑप्शन दे रखा है आपका पिटआउट मेथड, सॉरी पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड और 1 पॉइंट मेथड, ठीक है। चलिए यदि हम बात करते हैं वाटर कंटेंट के लिए, वाटर कंटेंट के मेजरमेंट के लिए, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेजर टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ द soil sample. Okay, here some we are going to discuss about. First of all, what is water content? ठीक है, water content क्या होता है, तो water content actually आपका रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल जो होता है उसे हम कहते हैं वाटर कंटेंट। मतलब आपके सॉइल में कितना वाटर अवेलेबल है वो हमें बताता है वाटर कंटेंट। अब इस वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के डिफरेंट मेथड हैं, जिनमें आपका ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड, ये डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो आपका पिक्नोमीटर मेथड भी आपका वाटर कंटेंट का मेथड है, हाइड्रोमीटर नहीं है, पिपेट नहीं है, ठीक है। तो आपका सही क्या आंसर क्या होगा, पिक्नोमीटर मेथड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टैक्योमीटर सर्वे इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर टैक्योमीटर सर्वे से कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है रिडक्शन डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा का टैक्योमीटर टेबल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 मीटर स्टाफ इंटरसेप्ट व्हेन स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली एंड कांस्टेंट आर 100 एंड 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यदि हम बात करते हैं रिडक्शन डायग्राम की, ठीक है, तो रिडक्शन डायग्राम का हम टैक्योमीटर में जो यूज करते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, तो एक्चुअली रिडक्शन डायग्राम जो टैक्योमीटर में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो क्या करता है, ये आप करेक्शन को मेजरिंग करने के लिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में हो, दोनों डिस्टेंस के डायरेक्टली करेक्शन को मेजर करने के लिए हम रिडक्शन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमें मिल गया। दूसरी बात कर रहा है जो टैक्योमीटर टेबल होता है, ठीक है, वो आपका प्रिपेयर्ड होता है आपका 1 मीटर स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए, जब स्टाफ वर्टिकली होता है और कांस्टेंट यूज किया जाता है 100 to 0 के लिए, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं अपने 1 सेकेंड, इफ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रखा है अपना, तो दोनों स्टेटमेंट रिडक्शन डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और टैक्योमीटर हमारा जो प्रिपेयर किया जाता है 1 मीटर स्टाफ इंटरसेप्ट के लिए, जब स्टाफ वर्टिकली और कांस्टेंट होता है 100 एंड 0 के बीच, तो इसे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries a point load W at the center and has a flexural rigidity of EI. What are the maximum slope and deflection of the beam? अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन आपका मैक्सिमम स्लोप डिफ्लेक्शन। अब इस टेबल को मैंने कई क्वेश्चन में करा रखा है, तो आप उस टेबल को याद जरूर कर लें, क्योंकि वहां बैठकर आप स्लोप डिफ्लेक्शन निकालेंगे नहीं, तो आपको टेबल जो इसकी है वो याद होनी चाहिए। यदि आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके मिडिल ऑफ द स्पैन यदि कोई हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए यदि हम बात करते हैं अपने स्लोप, और तो स्लोप जो निकल के आता है मैक्सिमम वो WL² / 16 EI, और जो हमारा डिफ्लेक्शन निकल के सेंटर पर आता है वो आता है WL³ / 48 EI। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीमेंट दैट हैज डॉट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अचीविंग हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन ए गिवन एप्लीकेशन, ठीक है। करेक्ट, सीमेंट का कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपका हायर स्ट्रेंथ, हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मिनरल्स इन आवर सीमेंट, देयर आर डिफरेंट कंपाउंड्स इन आवर सीमेंट एंड दे हेल्प इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आवर सीमेंट। यदि हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, C3S की, तो ये आपको 7 डेज स्ट्रेंथ, हार्डनेस और बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की, C2S की, तो ये हमें 32%, इसकी 40%, ये 32%, ये हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। याद रखिएगा, जो हमारा C2S है वो हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है।
यदि हम बात करें C3A की, इसकी एवरेज जो 10% क्वांटिटी होती है, ये फ्लैश सेटिंग इनिशियल सेटिंग देता है। यदि बात करते हैं अपने ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट की, तो ये इसकी परसेंटेज 8% होती है, ये पूरे सीमेंटिंग वैल्यू रखता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें से कह रहा है कौन सा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हायर देगा, तो वो कौन सा देगा, तो C2S जो है हमें हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर स्ट्रेस नियर द जंक्शन ऑफ ए वेव and lower stresses at a point away from the wave of steel beam is known as, ठीक है। कह रहा है कि आपका, ठीक है, हायर स्ट्रेस आपके वेव के जंक्शन के पास और लोअर स्ट्रेस, ठीक है, उस पॉइंट पर जहां पर आपका जो वेव होता है स्टील बीम का वो दूर होता है, वो क्या कहलाता है। एक्चुअली इसे हम कहते हैं शियर लेग। शियर लेग क्या होता है, शियर लेग ऐसा फिनोमिना होता है जो कि आपका प्रोड्यूस करता है हायर स्ट्रेस नियर द जंक्शन ऑफ द वेव एंड लोअर स्ट्रेस एट पॉइंट अवे फ्रॉम द वेव ऑफ स्टील। इसको हम क्या कहते हैं, शियर लैग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कंक्रीट मिक्स आर करेक्ट इन करेक्ट। ओके, कह रहा है स्टेटमेंट ए, कह रहा है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मे बी यूज्ड फॉर M25 और हायर ग्रेड। चलिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि द मिक्स शैल बी डिजाइन टू प्रोड्यूस द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैविंग द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब इसमें बताना है आपको दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। यदि हम बात करते हैं स्टेटमेंट ए की, ठीक है, तो स्टेटमेंट ए के लिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख भी लेते हैं आपको, जिससे और क्लैरिटी मिल जाए। यदि कंक्रीट की मिक्स डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें दो तरह से होता है, एक नॉमिनल मिक्स डिजाइन होता है और एक डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स की बात करते हैं, ठीक है, नॉमिनल मिक्स की बात करते हैं तो ये रफ मेथड होता है कंक्रीट के मिक्सिंग का, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली जनरल यूज में इसे ही लेते हैं, इस मिक्स को ही हम जनरल यूज में अपना काउंट करते हैं। अब ये जो होता है M20 या उससे हायर ग्रेड के कंक्रीट जो होते हैं, M20 या उससे हायर ग्रेड के कंक्रीट के लिए वैल्यूएबल नहीं है, केवल M20 तक ही इसको यूज में ले सकते हैं। तो जो भी कंक्रीट जो M20 से एबव होगा उसके लिए हम डिजाइन मिक्स का यूज करते हैं। अब डिजाइन मिक्स की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये आपका डिजाइन मिक्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिजाइन पे होता है, ठीक है, जिसको हम ऑलवेज प्रेफरेबल मानते हैं नॉमिनल मिक्स से ज्यादा, लेकिन नॉर्मल यूज में हम नॉमिनल मिक्स ही यूज में लाते हैं। ये अपने क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं, ठीक है, तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि M25 टू हायर, नहीं M20 होता तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कह रहा द मिक्स शैल बी डिजाइन टू प्रोड्यूस द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैविंग रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जब हम मिक्स डिजाइनिंग करते हैं तो हमारा वर्केबिलिटी भी कंट्रोल हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कंट्रोल में होता है, जितना हमको रिक्वायर्ड चाहिए वो मिलता है। तो सही ऑप्शन ये हमारा सही है। सही ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम मंथली डिमांड ऑफ वाटर पर हेड इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम डेली मंथली डिमांड आपको पूछ रखा है, ठीक है। यदि मंथली आपका मैक्सिमम डेली कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड होता है। यदि मैक्सिमम आवरली डिमांड की बात करते हैं ये 1.5 इंटू एवरेज आवरली कंजम्पशन ऑफ डेली मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। यदि हम डेली मैक्सिमम डिमांड की बात करते हैं तो ये आपको 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड होता है। यदि मैक्सिमम वीकली डिमांड की बात करते हैं तो ये क्या होता है 1.48 एवरेज वीकली डिमांड, और मैक्सिमम यदि मंथली डिमांड की बात करते हैं तो 1.28 इंटू एवरेज मंथली। हमारा क्वेश्चन किसके लिए, तो मैक्सिमम मंथली डिमांड के लिए है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, सेलेक्ट ओनली द सीवर अपैरेटेंस, ठीक है। सीवर अपैरेटेंस क्या होता है, ठीक है, तो हमें अच्छी एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमारे जो सीवर होते हैं उसका अच्छी एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए हम कुछ डिफरेंट तरीके के अपने जो उसमें यूज करते हैं और जो भी सिस्टम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सीवर अपैरेटेंस। सीवर अपैरेटेंस में आपका होता है मैन होल भी सीवर अपैरेटेंस है। चलिए कुछ सीवर अपैरेटेंस आपको बता देता हूं, जैसे मैन होल, ड्रॉप मैन होल, लैंप होल, क्लीन आउट, स्ट्रीट इनलेट, कैच बेसिन, फ्लशिंग टैंक, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप,
इन्वर्टेड साइफन, ठीक है, स्टॉर्म रेगुलेटर, ये सब सीवर अपैरेटेंस हमारे हैं। कह रहा है इनमें से, आपको क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि इनमें से सेलेक्ट ओनली द सीवर अपैरेटेंस, ठीक है। तो ओनली सीवर अपैरेटेंस कौन कौन से हैं? तो वन तो है आपका फ्लशिंग टैंक भी सीवर अपैरेटेंस है, ठीक है, और आपका स्टॉर्म रेगुलेटर भी सीवर, ये दोनों सीवर अपैरेटेंस नहीं है। तो 1, 2 एंड 5 किसमें मिल रहा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स प्रेजेंट इन वाटर दैट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग कंक्रीट विथ एम्बेडेड स्टील, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका परमिसिबल लिमिट क्लोराइड्स का अपने एज पर IS 456/2000, ठीक है। क्लोराइड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने RCC के लिए क्लोराइड की परसेंटेज जो हम लेते हैं वो लेते हैं 5000 mg पर लीटर, ठीक है। अपने यदि हम बात करते हैं तो 5,500 होगा, ये सस्पेंडेड मैटर, सॉरी सस्पेंडेड मैटर। हमें क्या पूछ रखा है? हमको क्लोराइड की लिमिट पूछ रखा है। तो क्लोराइड की यदि हम बात करते हैं तो हम क्लोराइड आपको कितना लेते हैं? 2000 mg पर लीटर। यहाँ पर 200 दिया लेकिन 2000 होता है, ये 2000 mg पर लीटर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी दे रखा है 2000 पर, तो आपका बी सही होगा, mg पर लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेंट, ठीक है। यहाँ पर पेंट के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा पेयर सही है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है बेस, व्हाइट लेड, व्हीकल दे रखा है, पिगमेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारा पेंट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिनकी डिफरेंट जो है यूज होती है, उसमें डिफरेंट फिनोमेना होता है। यदि हम बात करते हैं एक एक चीजों को, यहाँ पर पिगमेंट की यदि बात कर लेते हैं, पिगमेंट क्या होता है? व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब पिंक लेड है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? पिगमेंट है। तो यहाँ पर पिगमेंट है, ओके। यहाँ पिगमेंट में दे रहा है कॉपर सल्फेट, ठीक है। पिगमेंट में कॉपर सल्फेट दे रहा है, ओके। चलते हैं और भी देख लेते हैं। पिगमेंट ये हो गए। व्हीकल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? लिंस ऑयल आ जाता है, टंग ऑयल आ जाता है, प्रोपी ऑयल, नट ऑयल, ये सब हमारे क्या है? व्हीकल हैं। यदि फिलर्स की बात कर ले तो उसमें जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे क्या हैं? फिलर्स हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं थिनर या और सॉल्वेंट्स की, उसमें टर्पेंटाइन, व्हाइट स्पिरिट, नैप्था, बेंजीन, ये सब क्या है हमारे? ये सब सॉल्वेंट्स हैं। और बेसेस की बात कर लें तो रेड लेड, व्हाइट लेड, ये सब जितनी है, जिंक ऑक्साइड, ये सब हमारे बेसेस हैं। अब क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन को आ रहा है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो बेस हमारा व्हाइट लेड होता है, ये बात सही है। व्हीकल लिथोस्पिन होता है। पिगमेंट कॉपर सल्फेट, पिगमेंट जो है हमारा कॉपर सल्फेट होता है, ये भी बात सही नहीं। व्हीकल लिथोस्पिन नहीं होता है, ठीक है। यही ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सॉल्वेंट नैप्था, ये बात सही है। तो आपका इनकरेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। इसे क्या करते हैं? आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन पूछ रखा है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है यदि आप जानते हैं तो हमको, यदि हम निकालते हैं अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, वहां से क्या निकल कर आता है हमारा? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब यहां से यदि म्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? म्यू टाउ इंटू डी वाई अपॉन डी यू। और इसकी यदि हम विमा की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसका डायमेंशन निकल कर आता है एम एल पर -1 और टी पर -1। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? एम एल पर -1 टी -1। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बीम्स इज एन इनडिटर्मिनेट बीम? कह रहा है कौन सा इनडिटर्मिनेट बीम होगा? कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, वन हिंज अदर एंड रोलर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें जो कॉन्टिन्यूअस बीम है हमारा वो है आपका इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है। या फिक्स्ड बीम होता है वो भी इनडिटर्मिनेट बीम होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ए सिंपल पिटॉट ट्यूब कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है। सिंपल पिटॉट ट्यूब को किन क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज में
लाया जाता है। यदि सिंपल पिटआउट ट्यूब की बात करते हैं तो वो क्या क्या हमारा मेजर करता है, यही क्वेश्चन में हमारे पूछ रखा है। ठीक है, सिंपल पिटआउट ट्यूब की बात करते हैं तो ये हमारा स्टैटिक हेड को मेजर करता है, ये बात सही है। डायटम हेड को नहीं मेजर करता, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, प्रेशर हेड में, ये नहीं होता है। ठीक है, आपका डायनामिक हेड को मेजर जरूर करता है, फ्रिक्शन हेड को नहीं करता, टोटल हेड को करता है। तो इन तीनों को मेजर हमारा सिंपल पिटआउट ट्यूब करता है। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 1, 3 और 5, जिसमें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू बिटुमिनस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्ट। ठीक है, बिटुमिनस मटेरियल के लिए अब अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आ रखा था, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन इसके लिए आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, बिटुमिन इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब आया था ये क्वेश्चन आया था बाय नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस, नहीं ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। हाँ, कह रहा है इनमें क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन, चलो बिटुमिनस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, नहीं ये ऑप्शन गलत है, पेट्रोलियम से डिराइव तो करते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारा इनकरेक्ट मिल गया। टार इज प्रोड्यूस, टार का प्रोड्यूसन कर वो ऑर्गेनिक मटेरियल से करते हैं, तो वो बात सही है, ये सही है हमारा। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सही ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बताया आपको बिटुमिन जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, ये हाईली विस्कस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फॉर ए पेल्टन टरबाइन विथ एग्जिस्ट फाई इज गिवन बाय। ठीक है, ओके, फाई की वैल्यू पूछ रखा है इस क्वेश्चन में हमें। तो यदि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किसके लिए पूछ रखा है आपका, 1 सेकेंड, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए पूछ रखा है अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की यदि हम बात कर ले अपने, तो क्या आ जाएगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तो 1 प्लस cos π/2 डायरेक्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपका टरबाइन का, पेल्टन टरबाइन का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ रखा है, तो ए होगा, ये रखा है आपका मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 what is the required slump value for placing the concrete in lightly reinforced section in slab, beam and column। ठीक है, स्लैब, बीम और कॉलम के लिए आपका स्लम्प वैल्यू पूछ रखा है अपने कंक्रीट का। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, यदि हम बात करते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो भी होती है, लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है, वेरी हाई तक है। यदि हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन किसके लिए, तो आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, एक सेकंड देखिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, वॉल के लिए, 1 सेकंड, क्वेश्चन हमारा किसके लिए पूछ रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है किसके लिए, स्लैब, बीम और कॉलम के लिए। ठीक है, स्लैब, बीम और कॉलम के लिए। 1 सेकंड, लाइट चली गई, जला लेते हैं टॉर्च, 1 सेकंड, ऐसा करके चला लेते हैं, आ रहा है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा किसके लिए पूछ रखा है, स्लैब के लिए, ठीक है, बीम के लिए और कॉलम के लिए। तो ये होता है 25 to 75। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए 90 डिग्री ट्रायंगुलर वियर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज Q of a canal with the head of water H, the theoretical discharge is computed by। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री ट्रायंगुलर वियर दे रखा है। ठीक है, वो आपका Q डिस्चार्ज मेजर कर रहा है कैनाल का, जिसका हेड ऑफ वाटर H है, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पूछ रखा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं अपने ट्रायंगुलर नाच के लिए, तो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 8/15 CD tan θ/2 √2gh पे पावर 5/2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, ओके, 8/15 tan θ/2gh, नहीं ये भी नहीं होगा, 8/15 tan θ, 1 सेकेंड, ठीक है, tan θ के बाद 5/2 को कहाँ रख दिया इसमें, 5/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग पॉसिबल फेल्योर
मोड्स ऑफ एन एक्सियली लोडेड कॉलम विद देयर करेक्ट अकरेंस। ठीक है, चलिए अब देख इसमें तो इसी क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या पूछ रखा है। 1 सेकंड, तो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है उसको देखते हैं। 1 सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से आपको कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, अच्छा मैच करना है। लोकल बकलिंग के लिए बात कर रहा है, स्क्वेसिंग के लिए, ओवरऑल फ्रैक्चरल बकलिंग के लिए और टॉर्जनल बकलिंग के लिए पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा आपको मैच करना है इसमें और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यदि हम लोकल बकलिंग की बात करते हैं, ठीक है, लोकल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं तो लोकल बकलिंग क्या होता है। ठीक है, लोकल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं तो वो होता है आपका इंडिविजुअल प्लेट एलिमेंट में। ठीक है, जो बकलिंग होता है इंडिविजुअल, वन और मोर देन इंडिविजुअल प्लेट में एलिमेंट्स में, वो होता है आपका लोकल बकलिंग। ठीक है, जो बकलिंग जो होता है वो कहलाता है लोकल बकलिंग। तो इसके लिए तो हमारा मिल गया बी नंबर। ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्क्वैशिंग की, स्क्वैशिंग क्या होता है, ये एक्चुअली जो हमारे शॉर्ट कॉलम होते, बहुत ही शॉर्ट, जिसको स्टोकी कॉलम भी कहते हैं, जो रिलेटिवली लेंथ में बहुत स्मॉल होते हैं, वहां पर आकर करता है आपका स्क्वैशिंग। तो दूसरा का आपको मिल जाएगा डी। 1 सेकंड, दूसरे के लिए हमको मिल गया क्या, पहले के लिए क्या मिला था बी, दूसरे के लिए हमको क्या मिल गया डी। अब कह रहा है ओवरऑल फ्रैक्चरल बकलिंग। इसकी यदि हम बात करते हैं तो ओवरऑल फ्रैक्चरल बकलिंग क्या होता है, ये आपका एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, यदि आपका प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है, उसका जो वीकर सेक्शन होता है उसमें जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपका ओवरऑल फ्लेक्चरल बकलिंग होता है। तो इसके लिए तीसरे के लिए हमको क्या मिल जाता है आपका ए। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऐसे ही मिल गया आपको, पहले का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए। अब चौथे को भी देख लेते हैं, चौथे क्या बच रहा है वो भी देख लेते हैं। टॉर्जनल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका टॉर्जनल बकलिंग क्या होता है, तो वो आकर जो करता है टॉर्जनल बकलिंग, 1 सेकंड, तीसरे ये मिल गया इसका, हाँ, टॉर्जनल बकलिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली जो टॉर्जनल बकलिंग होता है हमारा, ये किसके कारण होता है, तो ये हमारा होता है ट्विस्टिंग के कारण। ठीक है, आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के शियर सेंटर पर यदि ट्विस्टिंग उसके अबाउट हो जाए तो होता है हमारा आपका जो है टॉर्जनल बकलिंग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हमको मिल गया, यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया हमको ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which type of failure of steel tension member the failure of member occurs along a path involving tension on one plane and shear on a perpendicular plane। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आपका यदि हम स्टील में टेंशन फेल्योर की बात करते हैं, ठीक है, कह रहा है विच टाइप ऑफ फेल्योर ऑफ स्टील टेंशन मेंबर। ठीक है, आपको स्टील के टेंशन मेंबर में कौन सा फेल्योर होगा जिसमें आपका जो है मेंबर के पाथ के एलोंग, टेंशन पाथ के एलोंग वन प्लेन जो होता है उसमें टेंशन और एक परपेंडिकुलर प्लेन हो, ठीक है, उसमें शियर आ जाए। एक्चुअली ये कब होता है, तो ये हमारा होता है आपका ब्लॉक शियर फेल्योर में। ऐसा कब होता है, ये होता है ब्लॉक शियर फेल्योर। ब्लॉक शियर फेल्योर क्या है, आपका कॉम्बाइंड टेंशन शियर फेल्योर और आपका फेल्योर प्लेन जो है जो टेंशन का होता है, दोनों कंबाइंड रूप होता है, वो कहलाता है ब्लॉक शियर फेल्योर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आर करेक्ट। ओके, हाइड्रेशन से क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बिगिन एज सून एज वाटर कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, हाइड्रेशन कह रहा है कब स्टार्ट होता है, जैसे ही सीमेंट के कॉन्टेक्ट में आपका वाटर आ जाता है, कह रहा है कि हमारा हाइड्रेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी सही बात है, जैसे ही वाटर कंटेंट में सीमेंट आता है उसमें हाइड्रेशन क्विकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमको सही है। हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी बात सही, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका जो हाइड्रेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मींस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केमिकल SO3 प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में जो हमारा SO3 है उसका क्या रोल होता है, क्वेश्चन इसके लिए। एक्चुअली जो हमारा SO3 होता है अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जिसमें SO3 जो है वो हमारा सीमेंट को साउंडनेस, ठीक है, सीमेंट को साउंडनेस देता है। ठीक है, ये साउंडनेस प्रोवाइड करता है, हमारा सीमेंट साउंड हो जाता है।
हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, मेक सीमेंट साउंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड। अकॉर्डिंग टू IS 10-500/2012 the maximum permissible limit of total alkalinity as calcium carbonate present in drinking water in the absence of alternate source of water is। ठीक है, तो ये अब कह रहा है कि एक्चुअली ये परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आपका एल्कलिनिटी के लिए पूछ रखा है। ठीक है, तो एल्कलिनिटी के लिए हमारा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है। क्या होता है आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आपका एल्कलिनिटी के लिए वो होता है, एल्कलिनिटी और हार्डनेस के लिए 600 mg/L। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, एक सेकंड, लाइट बार बार कट रही है, कोई नहीं, काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत है, इसी से काम चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जनल रोटेशन एट सपोर्ट में भी प्रोवाइडेड। ठीक है, यदि हम टॉर्जनल रेसिस्टेंस आपके सपोर्ट पर बात करते हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड करता है, वेब ऑफ फ्लेंज क्लिट, वर्टिकल स्टिफनर, लेटरल एंड फ्रेम्स। ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या पूछ रहा है, रिस्ट्रेंस अगेंस्ट टॉर्सनल रोटेशन एट सपोर्ट में भी प्रोवाइडेड बाय, ये किसके द्वारा प्रोवाइड होता है। तो एक्चुअली यदि हम अपने IS कोड के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये आपका IS 800 2007 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, ये आपका क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो टॉर्सनल रोटेशन होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड होता है किसके द्वारा, तो ये होता है आपका पहला वेब ऑफ फ्लेंज एट क्लिट और लेटरल एंड फ्रेम्स, वर्टिकल स्टिफनर के द्वारा नहीं होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सर्वे इज टू मेड विथ ए चैन और टेप हैविंग इट्स ट्रू लेंथ L and its incorrect length L dash, let the actual volume V and measured volume V dash, then the correction for volume। अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन का एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका, V इक्वल टू क्या होता है आपका, V डैश L डैश अपॉन L की पावर 3। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका ए यूनिफॉर्म्ड of cross sectional area A and length L is subjected to an axial pull P. What is the change in length of the rod? Assume Young's modulus of elasticity is E, remains same throughout the length। ठीक है, ये आपका पूछ रखा है कि आपका किसी आपका क्या कह रहा था कि सेक्शन पे यदि हम पुल लगा रहे हैं तो उसके कारण उसके चेंज थ्रू आउट द लेंथ में जो पूछ रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता है डेल्टा बराबर क्या होता है, PL अपॉन ए, पुल टेंशन कारण PL अपॉन ए, सेल्फ वेट के कारण PL अपॉन 2A। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम। ठीक है, कह रहा है स्टील पोजेस इनिशियल स्ट्रेस व्हेन सीमेंट बेडेड इन कॉन्क्रीट। कह रहा है स्टील जो है इनिशियल स्ट्रेस को आपका कैरी करता है, ये जो कि गलत है। इनिशियल स्ट्रेस कैरी कौन करता है, तो वो हमारा कंक्रीट कैरी करता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे इनकरेक्ट मिल गया। कंप्रेशन इज बोर्न बाय द कंक्रीट, नहीं, दोनों कारण, कंप्रेशन केवल कंक्रीट कारण नहीं होता, दोनों कारण होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। इलास्टिक मॉडुलस फॉर कंक्रीट एंड स्टील हैव डिफरेंट वैल्यूज विद इन द लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम। डिफरेंट वैल्यू नहीं होती है, सेम वैल्यू होती है। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्लेन सेक्शन ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो आपका बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग वो प्लेन ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है, क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो ये क्या होता है, आपके वॉइड में कितना वाटर अवेलेबल है वो उसका बताता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो रेशियो ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉलिड में। 1 सेकंड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल लाई बिटवीन डैश टू फॉर्म ए वेल कंडीशन ट्राइंगल इन ए चैन सर्वे। चैन सर्वे में जब हम वेल कंडीशन ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारा एंगल जो है 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन कंक्रीट सरफेस आर एक्सपोज्ड टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग द एक्सपोजर कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है। यदि अल्टरनेट वेटिंग हो रहा है, अल्टरनेट ड्राइंग हो रहा है, तो ये आपका जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन को एक बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेट यदि वेटिंग और अल्टरनेट ड्राई किसमें होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्टरनेट वेटिंग एंड अल्टरनेट ड्राइंग सीवियर कंडीशन में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर, ठीक है। आपका कोई टेंशन मेंबर है, उसके लिए जो अवेलेबल लेंथ हमको चाहिए, ठीक है, वो है, और जो हमें रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है अवेलेबल लेंथ से। मान लीजिए हमारे पास 10 mm जो है लेंथ का, हमारे पास मान लीजिए 10 मीटर का एक छड़ है, हमें चाहिए 20 के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसेस कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्प्लाइसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पाइप इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। इनमें किस पाइप को वाटर सप्लाई स्कीम में यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। करा स्टील सिलिंड्रिकल रेनफोर्स्ड कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट पाइप, रॉट आयरन पाइप और स्टील पाइप। एक्चुअली रॉट आयरन पाइप को अब हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कोरोजन कॉज करता है, इससे इसकी जो स्पैन होती है वो कम हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमने जितने क्वेश्चन थे इस पेपर के वो सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जिन्हें भी इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके इस बुक को डाउनलोड, ई बुक को कर सकते हैं ओनली 49 रुपीज में, जिसमें आपका डीडीए के 4 थे पहले, अब 8 ऐड के 12 हो गए हैं, और आपका डीएसएसबी के 22 पेपर्स अवेलेबल हैं। बाकी ऐसे ही हम अदर जितने पेपर हैं टोटल सॉल्व डीडीए कराने वाले हैं। तो आप लोग जितने लोग हैं वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को जिन लोगों ने नहीं किया। थैंक यू एवरीवन।